एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, पटना से आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज सुबह पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष साक्षात्कार हुआ, एक बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ। बहुत सारी बातें उनके साथ हुई, कई हिस्से मैंने आपको इंटरव्यू के दिखाए। लेकिन गांधी परिवार के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार को बहुत नज़दीक से समझता हूँ, मैंने इनकी 4 पीढ़ियों का अध्ययन किया है, इसलिए मुझे मालूम है इनकी सोच कैसी है, मुझे मालूम है कि ये देश के लिए क्या रवैया रखते हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप कहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें आएंगी, तो आखिर क्यों? इसका जवाब उन्होंने दिया। मैंने ये भी पूछा आप उन्हें शहजादा कहते क्यों हैं? उन्होंने कहा वो मुझे शहंशाह कहते हैं। मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि मैं शहंशाह हूँ तो क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी जितनी बुरी तरह हारे थे, रायबरेली में उससे भी बुरी शिकस्त उनकी होने जा रही है। प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार कर रही हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रही। अमेठी हो या रायबरेली, ये किसी खानदान की, किसी परिवार की बपौती नहीं हो सकती, उनकी पारिवारिक सीट नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं काशी का सेवक हूँ, काशी से चुनकर आया हूँ, लेकिन मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि काशी मेरी सीट हमेशा के लिए हो गई। ये उस जनता का विवेक है, जनता का फैसला है कि वो किसे कब बिठाएं। आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री ने खुलकर गांधी परिवार पर क्या बोला। सर, आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या आप खुद जानते हैं क्या थोड़ा बहुत ज्योतिष? क्योंकि आपने कहा था इस बार सोनिया गांधी जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो बात सच हो गई। फिर आप जिनको शहजादे कहते हैं राहुल गांधी, आपने कहा था कि ये इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे, लेकिन ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो बात भी सच हो गई है। अब आपने ये कहा है कि कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलेंगी जितनी शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र है। आपके पास ये फीडबैक है या कोई? ये मैं ज्योतिष हूं नहीं, और नहीं मैं किसी ज्योतिषी को जानता हूं, नहीं ज्योतिष शास्त्र के संबंध में मेरा कोई अध्ययन है, इसलिए मैं उसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इस परिवार की 4 पीढ़ियों का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनकी साइकी क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, इसको भली भांति मैंने समझा है, और उसके कारण मैं स्वाभाविक बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूं कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस बार अपनी उम्र जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वे इंडिया अलायंस इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। आप देखिए, उन्होंने अपने साथी, जो लेफ्ट का सबसे बड़ा फिलोसोफर एंड गाइड, सबसे बड़ा एलाई, सबसे पहले केरल में जाके उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। उनको कौन भरोसा करेगा जी? और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सोच को मैं समझ पाता हूं। और रायबरेली से एक भाई मैंने नहीं कहा, कह देता हूं, रायबरेली में वो अमेठी से में भी बुरी स्थिति में हारेंगे, अमेठी से भी बुरी स्थिति में हारेंगे। और मैंने कहा था वायनाड में उनकी हालत इतनी खराब है इसलिए भागेंगे, लेकिन डर इतना है कि चुनाव के पहले घोषित करें तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। और मैं मानता हूं ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार से दोगलापन नहीं चलता है जी। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, उन्होंने कैंपेन संभाला, राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रहीं, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। राजीव जी कैसे हम लोग जीप में घुमा करते थे, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आज जमाना है कि कोई फैमिली लीनिएज वोट दिला दे आपको। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। और कोई अपने परिवार के लिए करे तो मुझे उसके लिए कोई शिकायत करने का कारण नहीं है। वो हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, वो करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में एमपी हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी काशी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना, वो मेरी नहीं है, वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। इस देश में कोई किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। 140 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है, ये भारत के संविधान की संपत्ति है। सर, आप उनको शहजादा कहते क्यों है? लेकिन
ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतनी गालियां सहन करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूँ। शहंशाह। अब आपने शहंशाह की परिभाषा भी प्रधानमंत्री से सुन ली, उनकी भविष्यवाणी भी जान ली कि अमेठी से भी बुरी हार रायबरेली में होगी। और परिवार के लिए प्रचार हो रहा है सारा, प्रियंका गांधी जो कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए भी नहीं कर रही हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए सौरभ जी, बात तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही और साफ साफ उन्होंने कहा है। नरेंद्र मोदी, और मैंने इसके शुरुआत में भी कहा था कि गोधरा के बाद मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा किसी को भी विपक्ष ने इतनी गाली गलौज और गलत भाषा में गाली गलौज किया हो, ऐसा मैं भारत का कोई नेता मैं नहीं देखता हूँ। आज भी उनके व्यक्तित्व को कम करने की हमेशा कोशिश की गई है और इसके लिए वो जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी को इस प्रकार के गाली गलौज शब्दों से आप संबोधित करते रहते हैं, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और जनता जो है नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो जाती है और जो गाली गलौज करता है उसको चुनाव में वो पिट करके बाहर निकाल देती है। जहाँ तक गांधी परिवार का है, तो मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर बहुत पहले काम भी करवाया था। उस समय जो है वो दीनानाथ मिश्र हुआ करते थे और एक फाउंडेशन था उसके सहारे कि किस प्रकार से खास करके गांधी परिवार जो है वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते रहती है। और आप देखेंगे कि एक शौचालय और मूत्रालय, ये दो इस प्रकार की परियोजनाओं को आप छोड़ दीजिए तो इस देश में रेलवे, एयरपोर्ट, स्टेडियम, जितना भी जिसको हम एक शब्द बोलते हैं पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन, पूरा एक देश को जो है जैसे पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी जो है, जैसे उनका देश उनकी प्रॉपर्टी हो। आप कोयम्बटूर चले जाइए, आप मदुरई चले जाइए, आप केरल चले जाइए, तो आपको गांधी परिवार नेहरू के नाम पर होगा, इंदिरा गांधी के नाम पर होगा, कमला नेहरू के नाम पर होगा, राजीव गांधी के नाम पर होगा, सोनिया गांधी के नाम पर होगा। ये पूरा कोई स्टेडियम होगा, कोई हवाई अड्डा होगा, कोई स्कूल होगा, कोई शहर का नाम होगा, किसी मोहल्ले का नाम होगा, लेकिन देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो नहीं छूटा है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप अपनी पूरी परिवार को, जिसे कह सकते हैं कि हमेशा याद में लोगों के, जनता के मनों में बसा देने के लिए आप करते हैं। और ये किसकी कीमत पर होती है? बाकी बड़े बड़े हमारे नायक हैं, आज़ादी के बड़े बड़े नायक थे, उनको हम लोगों ने दरकिनार कर दिया। तो प्रधानमंत्री जो शुरू से बार बार कहते थे कि हम तो कामदार हैं, वो नामदार हैं, उनकी एंटाइटलमेंट की, प्रधानमंत्री जी ने आगे भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि भाई उनको लगता है कि मैं यदि 3 बार जीत करके आ जाऊंगा तो नेहरू के मैं बराबरी कर लूंगा। वो ये चाहते नहीं हैं। उनको लगता है कि यदि सब जगह हो तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यही वर्चस्व हमेशा पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव्स में हो। आज के दिन में वो नैरेटिव पूरा खत्म हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो उन्होंने असेसमेंट दिया है, मुझे लगता है कि कमोबेश जो हम कहानी कुर्सी में हम जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास के पराजय में सबसे न्यूनतम स्तर पर होगी, वो बात बहुत साफ साफ दिख रहा है। कोई इसमें ज्योतिष गणना की बात नहीं है, कोई ग्रहों और नक्षत्रों को इसमें ज्ञान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश का मतदाता जो है वो बहुत शानदार है। वो पिछली बार 2014 में भी कांग्रेस को पराजित किया था, 2019 में भी पराजित किया, और मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है कि 2024 में है जो भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को जो है वो आज से ज्यादा उसको सीटें देंगी। हम लोग लगातार अलग अलग सीटों की बात करते रहते हैं, समीकरणों की बात करते रहते हैं, कहानी कुर्सी की में रायबरेली को लेकर के हम लोगों ने बात की। इतना तो हम भी मान रहे थे कि ऐसा नहीं कि केक वॉक है राहुल गांधी के लिए रायबरेली, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं समीर जी कि रायबरेली में अमेठी से भी बुरी तरीके से राहुल गांधी हारेंगे। देखिए सरोज जी, आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले में संगीत रागे जी ने जो बात छोड़ी थी कि सब प्रॉपर्टी पे नाम, संपत्ति पे नाम गांधी परिवार के नाम पे रखा है, इस पे एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूं, बहुत मजेदार किस्सा है। 1977-75 में जब आपातकाल लगा था, उसके बाद संजय गांधी ने जो नसबंदी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाया था, तो संजय गांधी के पास खबर पहुंची कि कुछ एरिया है जहां पर नसबंदी हो नहीं पाई है, छूट गए। तो संजय गांधी ने कहा था कि जाओ वहां पर बोल देना कि लड़का होगा तो संजय नाम रखना और लड़की होगी तो इंदिरा नाम रख देना, हम उनको छोड़ देते हैं। तो इतना इनका था कि हमारा नाम हर जगह होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि भाई संपत्ति गांधी परिवार करता रहा, देखिए इस गांधी परिवार ने इस देश को अपनी संपत्ति माना,
गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को अपनी संपत्ति माना, गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉपर्टी थी उसे अपनी निजी प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल करा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि वो 4 पीढ़ी से इसका अध्ययन किया है, जो स्टडी की है, प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार के बारे में पिछले 10 साल में एक एक बात बताई, सारी बातें सच हुए। रही बात रायबरेली सीट की, तो रायबरेली सीट किसी भी स्थिति में राहुल गांधी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। और राहुल गांधी इसी कारण अमेठी में हारने वाले थे, इसलिए वो अमेठी नहीं गए। वो जानते थे कि भले ही मेरी माँ ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और राज्यसभा चली गई है, मैं वहां जाऊंगा तो हारूंगा, क्योंकि वो न अमेठी गए जहां के वो इतने साल 15 साल सांसद रहे, और न वो रायबरेली गए अपने माँ के साथ के समय काम देखने के लिए। इसलिए प्रियंका गांधी को कहा गया है कि आपको यह सीट देखना है, आपको यह सीट राहुल गांधी के लिए जीत कर देना है। प्रियंका गांधी इसलिए वहां प्रचार कर रही है क्योंकि परिवार का एक सदस्य, उनके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना समय प्रियंका गांधी अगर किसी उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में लगाती तो कांग्रेस का तरह उद्धार होता। प्रियंका गांधी के इतने मेहनत करने के बाद भी रायबरेली की सीट राहुल गांधी हारने जा रहे हैं। और यह पहली बार होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर गांधी परिवार से कोई सांसद नहीं होगा। हालांकि 1975 में 2 साल के लिए कोई सांसद नहीं था, इंदिरा गांधी भी हारी थी, संजय गांधी भी हारे थे। अब यह पहली बार होगा कि पूरे 5 साल 2024 की जो 18वीं लोकसभा होगी उसमें गांधी परिवार का कोई भी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से नजर नहीं आएगा। जी राहुल जी, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने इस परिवार को का बड़ा अध्ययन किया है, मैं इनके कारनामे जानता हूं, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई में जब भी वो बात करते हैं कई बार लगता है कि वो राहुल गांधी को इतना निशाने पर क्यों लेते हैं। तो अब मुझे उनसे बात करते हुए लगा कि ये राहुल गांधी इन पर्सन की बात नहीं है, ये जिसे हम लोग परिवारवाद कहते हैं या फैमिली पॉलिटिक्स, पार्टी और परिवार जिसमें एक हो जाता है, उससे उनको उससे उनको विशेष एक किस्म की चिढ़ है जो बार बार दिखाई देती है उनकी बातों में। देखिए, अगर आप ये याद करें कि जब कांग्रेस पार्टी में जो सत्ता की धुरी थी वो पीवी नरसिम्हा राव बन गए थे, तो किस तरह से की टसल जो है आपको पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच में देखने को मिली। यहाँ तक कि गांधी परिवार ने कभी पर पीवी नरसिम्हा राव को अच्छे तरीके से काम ही नहीं करने दिया। हम ये जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया। ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, जो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, उन्हीं का जो है वो देन है। लेकिन किस तरह से पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने अलग थलग करने की कोशिश की, किस तरह से दोबारा सत्ता में आई, गांधी परिवार कैसे सत्ता में आया, ये सबको देखने वाली बात है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गांधी परिवार जो है वो सत्ता से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है। राजनीतिक तौर पर सर्वाइवल उनका बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल साफ होती है कि गांधी परिवार सत्ता में रहने के लिए काम करता है या सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से लगा रहता है। और उसने कभी भी, चाहे वो कांग्रेस की जो सत्ता हो या फिर देश की सत्ता हो, उसको कभी पूरी कोशिश की है कि, और उसमें कांग्रेस पार्टी में तो सफल भी हुए हैं कि वो जो है उस सत्ता में, उस पावर में बने रहें। तो ये बातें एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। पहले भी, उनसे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जो आडवाणी रहे हैं, वो उनसे भी जब उनकी बात हुई होगी तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेयर किए होंगे। तो बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अच्छी तरह से इस परिवार को जानते हैं। और यही कारण है कि उनको लगता है कि देश जो है इन जो गांधी परिवार है या उसकी सत्ता में सुरक्षित नहीं है। सौरभ जी, एक छोटा सा टिप्पणी एक जोड़ देना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, रायबरेली में एक छोटी टिप्पणी जोड़ दूं मैं। जी जी। बिहार में ही प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कहा कि यदि गांधी परिवार को आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। यदि लालू प्रसाद यादव के परिवार को आप विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो आप आरजेडी को वोट दीजिए। यदि मुलायम सिंह यादव के परिवार को आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप बेशक उनको, समाजवादी पार्टी को आप वोट दे दीजिए। लेकिन यदि आप अपने बच्चे, यदि आप अपने पोते, यदि आप अपने पोतियों, यदि आप अपने बहू बेटियों को बढ़ना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि ये बहुत टचिंग चीज है जो लोगों के मन तक जाएगा कि क्या हम एक जाति विशेष से प्रतिनिधित्व करने वाले, एक जाति विशेष से आने वाले, प्रतिनिधित्व नहीं, आने वाले परिवार के ही राजनीतिक पूंजी को आगे बढ़ाते जाएं, या हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य भी देखें राजनीति में। जी हर्षवर्धन जी, परिवारवाद पर, रायबरेली पर राहुल गांधी की हार की भविष्यवाणी जैसे प्रधानमंत्री ने की है, और राहुल गांधी की उम्र से भी कांग्रेस को कम सीटें आएंगी, आपने दावा सुना प्रधानमंत्री का।
देखिए सौरभ जी, मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे न्यूनतम संख्या पर जाने वाली है। लेकिन रायबरेली को लेकर एक बात मैं कह दूं, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की जीत इतनी आसान नहीं है। वहां दिनेश प्रताप सिंह को फिर से टिकट दे दिया है, लेकिन अदिति सिंह, जो अखिलेश सिंह वहां लंबे समय से सदर से विधायक रहे, उनकी बेटी हैं और कांग्रेस में ही रहीं, फिर भाजपा में आ गई, दूसरी बार की विधायक हैं। कल भी उन्होंने अमित शाह की रैली की एक पोस्ट तक नहीं की है। वो नरेंद्र मोदी की पोस्ट कर रही थी, दूसरी पोस्ट कर रही थी। उनकी अपनी नाराजगी है, क्योंकि एक परिवार का वहां दूसरे तरह का, जिसको कहते हैं ना कि ये अपने वर्चस्व की एक लाई। मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, 3 बार से विधायक रहे, 17 और 22 में भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी वो जीत कर आए, वो अब राज्यसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अमित शाह उनके घर गए और उसको इसीलिए देखा जा रहा है कि अमित शाह वहां गए तो उनको मना किया है, लेकिन फिर भी अदिति सिंह के ऐसी कोई चित्र मैंने नहीं देखा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भीतरघात, क्योंकि सबको लगता है ना कि यार दिनेश प्रताप सिंह क्यों हो जाएंगे सांसद, हम भी तो हो सकते थे। और सबको लगता है ना कि अगर इतना बड़ा चेंज होगा, जैसे स्मृति ईरानी जब गई तो स्मृति खुद बहुत बड़ी नेता थी, स्मृति लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में लाइमलाइट में थी, देश में एक बड़े नेता के तौर पर थी, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह की वो छवि नहीं है। तो शायद कोई और प्रत्याशी होता तो और बेहतर तरीके से लड़ता। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से प्रियंका को मेहनत करनी पड़ रही, चाहे जो विधानसभा हो, सरेनी हो, ऊंचाहार हो, हरचंदपुर हो, बछरावा हो, रायबरेली हो, सब जगह पर प्रियंका गांधी को जाकर मेहनत करनी पड़ रही है। कठिन सीट है। गांधी परिवार के जो कहते हैं कि विरासत को संभालने वाले राहुल गांधी को इस सीट से चुन कर आना यह आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी वहां अपर एज में है, एज अभी भी राहुल गांधी के साथ है। लेकिन अगर जो अमित शाह कर रहे हैं, जो मेहनत हो रही है उसमें, और इसमें एक चीज मैं कह दूं, स्मृति ईरानी अमेठी से बहुत अच्छे से चुनाव जीतती दिख रही है। जो परिवारवाद है वो सिर्फ गांधी परिवार से नहीं हारता है, किशोरीलाल शर्मा भी हारेंगे तो ये परिवारवाद की हार होगी। और इसी तरह से आप देखें, एक समय में तो अगल बगल में जितने, और मैं तो गिना सकता हूं, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, मतलब हर जगह आप जाएंगे तो कोई न कोई परिवार का आदमी होता था जो कांग्रेस में नेता होता था, जिलाध्यक्ष। 20-20 साल तक जिलाध्यक्ष नहीं बदलते थे कांग्रेस पार्टी से। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आता था तो चाय, नाश्ता, भोजन उन्हीं के यहां होता था और वही सब कुछ करते थे। तो परिवारवाद एक बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या थी, जिसको बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंका है। अब क्या रायबरेली में होगा, इसकी प्रतीक्षा देश 4 जून के लिए कर रहा है।